इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में बहुत सी बातें आती हैं, और वो है नॉर्थ कोरिया। हम अक्सर सरकारी बयानात और खबरें सुनते हैं, लेकिन असल में वहाँ के आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है? सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत के दरमियान जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, आज हम उसे थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर वहाँ की प्रैक्टिकल रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी नज़र आती है। बाहर से जो एक हेविली कंट्रोल तस्वीर दिखाई जाती है, क्या सच में आम इंसान की सुबह से शाम बिल्कुल वैसी ही गुजरती है? आइए इस बात का जायज़ा लेते हैं। हमारे सोर्स मटीरियल में एक बहुत ही पावरफुल कोट है। उसमें लिखा है कि इस सिस्टम का तस्वुर करते हुए भी किसी आम इंसान का दम घुटने लगे। और वाकई आम शहरियों की ज़िंदगी में सरकारी मुदाखलत इस लेवल पर है और इतनी शदीद है कि इंसानी आज़ादी का वजूद ही खतरे में लगता है। हुकूमत बस ये चाहती है कि माशरे का हर पहलू उनके मकासद के बेकोई मुताबिक चले। अब ज़रा इस स्लाइड पर गौर करें। ये लिस्ट देखकर हैरान होती है कि हुकूमत किस हद तक डेली कंट्रोल मेंटेन करती है। पैदाइशी तौर पर तयशुदा पेशा और रिहाइश तो चलिए एक तरफ, लेकिन कपड़े क्या पहनने हैं, बालों का स्टाइल कैसा होगा, ये सब भी रियासती पैकेज भी है। और बात यही खत्म नहीं होती, ये स्ट्रिक्ट निगरानी इंसान की पॉकेट में मौजूद स्मार्टफोन पर फैली हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑटोमेटिकली रैंडम स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हैं और फोन यूज करने वाले को इसकी खबर तक नहीं होती। ये वाकई जहन को झंझोर देने वाला तस्वुर है। खैर, ये मुकम्मल कंट्रोल सिर्फ फिजिकल या डिजिटल लिमिट्स तक महदूद नहीं है। सकाफत यानी कल्चर और आर्ट को भी स्ट्रिक्टली एक इंस्ट्रूमेंट या हथियार के तौर पर यूज किया जाता है। इन सब का एक ही बुनियादी मकसद है, जुचे आइडियोलॉजी को हर दिमाग में उतारना। आर्ट और मीडिया का काम मुआशरे को एंटरटेन करना नहीं, बल्कि बस हुकूमत और उसके रहनुमा को मुक़द्दस बनाकर पेश करना है, ताकि बगावत का कोई छोटा सा ख्याल भी जन्म न ले सके। और मज़े दिलचस्प बात यह है कि यही कंट्रोल वाली सोच प्योंगयांग के आर्किटेक्चर यानी फन तामीर में भी क्लियरली झलकती है। यहाँ इमारतों को सिस्टमैटिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले अजीम शान मॉन्यूमेंट्स जैसे जूठे टावर जो लीडरशिप की अजमत बयान करते हैं, फिर ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन का मिश्रण, और आखिर में मैसिव मॉडर्न हाई राइजेस जैसे इम्पोजिंग युगयांग होटल। हर इमारत इतनी विशाल बनाई गई है कि आम इंसान खुद को रियासत की अजीम ताकत के सामने बिल्कुल छोटा और बेबस महसूस करे। इसके अलावा एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी जो स्टेट यूज करती है वो है कदीम तारीख का सहारा लेना। अपने इक़्तिदार को जायज़ करार देने के लिए 20वीं सदी कबीर मसीह के कोगुरियो टूम्स से लेकर 10वीं सदी के कायसम मॉन्यूमेंट्स तक को प्रिजर्व किया जाता है। बेसिकली हुकूमत हजारों साल की इस हेरिटेज को इस बात का सबूत बनाती है कि उनकी रियासत एक बहुत लंबी और अजमत वाली तारीख का ही एक हिस्सा है। लेकिन चलिए अब इन सरकारी मंसूबों और मैक्रो लेवल के दावों से निकलकर थोड़ा ज़मीनी हकीकत पर आते हैं। इसके लिए हम इल्हावा चोय की कहानी पर नजर डालते हैं, जो मुसान के सरहदी कस्बे में पली बढ़ी और बाद में मुल्क छोड़कर चली गई। एक आम बच्ची के बचपन के तजुर्बात हमें सिखाते हैं कि असल जिंदगी इन सरकारी तस्वीरों से कितनी अलग होती है। जब उनसे पूछा गया कि उनका स्कूल का तजुर्बा कैसा था, तो जवाब वाकई हैरान कर देने वाला था। तालीम के नाम पर बच्चों पर जो बोझ डाला जाता है ना, वो आउटसाइड वर्ल्ड में किसी के लिए भी बिलीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। असल में होता ये था कि बच्चों को सिर्फ तालिब इल्म नहीं बल्कि एक तरह से रियासत की मुफ्त लेबर के तौर पर ट्रीट किया जाता था। स्टूडेंट्स पर लाजिम था कि वो गवर्नमेंट कोटास पूरे करने के लिए कबाड़, लकड़ी और यहाँ तक के जानवरों का फुजला जमा करे। अगर कोई ये मटेरियल नहीं ना पाता तो उसे क्लास में बैठने के बजाय वापस भेज दिया जाता था ताकि वो पहले ये चीज़ें ढूंढ कर लाएं। बंदा सोचे तो हैरान हो गया कि ये एजुकेशन सिस्टम है या लेबर कैंप। निसाब यानी करिकुलम की बात करें तो वहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है। साइंस और मैथ जैसे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन असल फोकस जहनी साजी पर था। किम खानदान की हिस्ट्री को रटन अफवाना करिकुलम का सबसे अहम हिस्सा है। प्रोपेगेंडा इतना डीप रूटेड है कि स्कूल की किताबों में नेबर यानी साउथ कोरिया को एक इंतहाई गरीब और तबाह दुश्मन के तौर पर पेंट किया जाता है। इस सब का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है, नए जहनों को स्टेट नैरेटिव के बिल्कुल मुताबिक ढाल लिया।
मगर एक बहुत ही खूबसूरत बात जो यहाँ सामने आती है वो ये है कि इस स्ट्रिक्ट इंडोक्ट्रिनेशन के बावजूद इंसानी फितरत और बचपन की वो मासूमियत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक एनेक्डोट में बताया गया कि बिजली ना होने के बावजूद सुपर मारियो खेलने की ख्वाहिश में ये मासूम बच्चे आपस में बैठकर नेचुरल एनर्जी ईजाद करने के प्लान्स बनाते थे। ये एक शानदार मिसाल है इंसानी लचक की कि इतने दबाव के बाद भी बच्चों की नॉर्मल ख्वाहिशात कहीं ना कहीं जिंदा रहती हैं और वक्त के साथ यही छोटी मासूम बगावतें बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सिटीजन्स मुसलसल इन स्ट्रिक्ट कवानीन को बाईपास करते हैं। वो सीक्रेटली अपने करीबी दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर इंतहाई खतरनाक रिस्क लेकर बैंड वेस्टर्न म्यूजिक और के पॉप सुनते हैं और उस पर डांस करते हैं। वो इस घुटन भरे माहौल में आज़ादी के अपने छोटे छोटे लम्हे खुद क्रिएट कर लेते हैं। अब आते हैं एक और इंतहाई अहम पहलू पर, जेंडर इक्वालिटी यानी जिनसी मसावत। रियासत जो यूटोपियन तस्वीर दिखाती है और जो एक्चुअल रियलिटी है उनके दरमियान कश्मकश शायद सबसे ज्यादा यही क्लियर होती है। कागज पर मौजूद दावों और आम औरत की रोजमर्रा की स्ट्रगल में वाकई जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम इन दोनों बातों को आमने सामने रखकर देखें, एक तरफ 1940s की ऑफिशियल पॉलिसी है जिसमें औरतों को लेबर फोर्स का अहम हिस्सा बनाने और इक्वालिटी की बड़ी बड़ी बातें थी, और दूसरी तरफ लिव्ड रियलिटी एक डीपली पेट्रियार्कल यानी पिबरशाही मास्टरटी है। यहाँ औरतों को ना सिर्फ कम तनख्वाह मिलती है और जॉब डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, बल्कि घर के तमाम कामों का पूरा बोझ भी उन्हीं के कंधों पर डाल दिया जाता है। लेकिन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1990s में मुल्क ने शदीद इक्तिसादी बहरान और डेवस्टेटिंग कहत का सामना किया। जब सरकारी राशन का निज़ाम कम्प्लीटली बैठ गया तो प्रैक्टिकली सर्वाइव करने के लिए लोगों को, खासतौर पर औरतों को, इनलीगल अंडरग्राउंड मार्केट्स की तरफ जाना पड़ा। इस एक वाक़े ने ऐसी तब्दीली का आगाज किया जिसका सरकारी मंसूबों में कोई जिक्र तक नहीं था, और इस शिफ्ट का जो नतीजा निकला वो इन नंबर्स में क्लियरली देखा जा सकता है, 80 से 90%। रिसर्चर्स का अंदाजा है कि वो औरतें जो कल तक इस खुफिया इकोनॉमी का हिस्सा बनने पर मजबूर थी, आज प्रैक्टिकली 80 से 90% घरानों में प्राइमरी ब्रेड विनर्स यानी कमाई का असल जरिया बन चुकी हैं। ये नंबर्स वाकई एस्टॉनिशिंग हैं। इस नई इक्तिसादी ताकत ने पूरे मुआशरे में रिपल इफेक्ट एक भूनचाल सा पैदा कर दिया है। फाइनेंशियल पावर आने से औरतों के पास घर के अहम फैसले करने का कंट्रोल आ गया। जो मर्द अभी तक सरकारी कामों में फंसे थे और उनकी इनकम से घर नहीं चल रहा था, उन्हें सोसाइटी में सबवर्सिवली पेक्स या पपीज जैसे नाम दिए जाने लगे। लेकिन इस पावर शिफ्ट का एक ट्रेजेडी भरा पहलू ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस में राइज देखा गया है। दूसरी तरफ यही औरतें अब मार्केट रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस और एहतजाज लीड कर रही हैं, जिसने शादी और सोशल नॉर्म्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया है।